चलो देखो, अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे क्या, ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल, कि जब किसी भी पार्टिकल को ग्राउंड से कुछ इनिशियल वेलोसिटी दे करके फेंका जाएगा हॉरिजॉन्टल अपवार्ड डायरेक्शन में, तो पार्टिकल का जो मोशन होगा वो मोशन कुछ इस तरह का होता था। इस मोशन में जिस इनिशियल वेलोसिटी से आप पार्टिकल को थ्रो करते थे उसे हम लोग क्या बोलते थे, यू बोलते थे, और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ये कितना होता था, थीटा। मैंने आपको इस पूरी कहानी में बताया ये था कि इस u का दो कंपोनेंट होगा। पहला कंपोनेंट वो जिसके साथ थीटा लगा हुआ है, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, u cos थीटा, और दूसरा कंपोनेंट वो जिसके साथ थीटा नहीं लगा हुआ होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, u sin थीटा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? देखो कि अगर ये अपना x डायरेक्शन है और ये y डायरेक्शन है, तो अगर हम x डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी का बात करें तो ये कितना है, u cos थीटा के बराबर में, और अगर हम y डायरेक्शन में बात करें इनिशियल वेलोसिटी का तो ये है कितना, u sin थीटा के बराबर में। x डायरेक्शन में किसी तरह का फोर्स नहीं लग रहा है, इसीलिए इसमें एक्सीलरेशन कितना, और y डायरेक्शन में नीचे के तरफ जो है, y डायरेक्शन में नीचे के तरफ जो है सो ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन लग रहा है आपका, और इस ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन को हम लोग क्या लिखते हैं, माइनस जी। माइनस साइन इसीलिए लिखेंगे कि मैं आपको बताया हूं कि जब भी आपको साइन कन्वेंशन लिखना रहे, तो साइन कन्वेंशन लिखना रहे तो आप कैसे लिखिए, आप कोऑर्डिनेट सिस्टम को बस ध्यान में रखिए, और इस कोऑर्डिनेट सिस्टम के अकॉर्डिंग आप पॉजिटिव नेगेटिव, ऊपर पॉजिटिव और नीचे क्या, नेगेटिव लिखिए। बॉडी को कहां मान लेना है, ओरिजिन पे। अब इस बॉडी पर लगने वाला जो भी फोर्स, जो भी एक्सीलरेशन होगा वो इसके अकॉर्डिंग साइन में लेना है। आप देखेंगे कि ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन हमेशा किधर लगेगा, नीचे की तरफ, तो नीचे की तरफ का साइन क्या लेंगे, माइनस जी। इस पूरी कहानी में मैं अभी तक आपको बताया हूं टाइम ऑफ फ्लाइट। मैं अभी तक आपको क्या बताया हूं, टाइम ऑफ फ्लाइट के बारे में। और इस टाइम ऑफ फ्लाइट में मैंने आपको बताया है क्या, कि भाई ये जो टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने का फॉर्मूला है t इक्वल टू, ये है कितना, 2u साइन थीटा अपॉन कितना, g। ये कैसे आया ये मैं पिछले क्लास तक आपको समझा चुका था। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? आज हम लोग बात करने वाले हैं किस चीज का, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं, पहला चीज ये कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई भी पार्टिकल यहां से चला और यहां तक गया, इसमें इसने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में x में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, इस डिस्टेंस को बोलते हैं हम लोग हॉरिजॉन्टल रेंज। बात समझ में आ रहा है? और ये जाते जाते देखो ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, एक समय पे ये मैक्सिमम है, और फिर यहां से क्या हो रहा है, नीचे आ रहा है। तो ये मैक्सिमम जिस हाइट तक गया उस हाइट को हम लोग क्या बोलते हैं, मैक्सिमम हाइट। तो आज हम लोग हॉरिजॉन्टल रेंज और मैक्सिमम हाइट निकालने की बात करेंगे। इस पूरी कहानी में मैं आपको बताया हूं क्या, कि जब भी हम लोग मोशन इन 2D का बात करेंगे, तो मोशन इन 2D में आपको एक समय में केवल एक ही डायरेक्शन को कंसीडर करना है। ओनली वन डायरेक्शन इज कंसीडर्ड एट अ टाइम, ठीक ना, ओनली वन डायरेक्शन इज कंसीडर्ड एट अ टाइम, कि एक समय पर आपको केवल और केवल एक ही डायरेक्शन को क्या करना है, कंसीडर करना है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? इतना में कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। अब देखिए कि हम लोग आज बात करने वाले हैं किस चीज का, तो बात करने वाले हैं किस चीज का, हॉरिजॉन्टल रेंज का। और इस हॉरिजॉन्टल रेंज को जो है तो डिनोट किया जाता है आर के द्वारा। बात समझ में आ रहा है? ये हॉरिजॉन्टल रेंज होता क्या चीज है, तो किसी भी कोऑर्डिनेट सिस्टम में अगर कोई भी पार्टिकल हम लोग प्रोजेक्ट करेंगे, तो पार्टिकल प्रोजेक्ट करेंगे तो पार्टिकल जो चलेगा वो आपका कुछ इस तरीके से चलेगा। इस पूरी कहानी में आप देखेंगे कि पार्टिकल यहां से x डायरेक्शन में कुछ ना कुछ डिस्टेंस कवर किया है, और इसी डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलेंगे, हॉरिजॉन्टल रेंज बोलेंगे। ये हॉरिजॉन्टल रेंज निकालने के लिए भी आपको ये चीज निश्चित रूप से दिया हुआ रहेगा कि पार्टिकल को कितना वेलोसिटी से फेंका गया है और कितने एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पे ये फेंका गया है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो अगर बात करें हम लोग हॉरिजॉन्टल रेंज का, तो हॉरिजॉन्टल रेंज के बारे में अगर हम लोग बात करें तो ये है क्या, इट इज द डिस्टेंस कवर्ड
बाय अ प्रोजेक्टाइल, कि किसी प्रोजेक्टाइल के द्वारा ये डिस्टेंस कवर्ड किया गया है किस डायरेक्शन में, तो इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, कि जो आपका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है उस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई भी पार्टिकल कितना डिस्टेंस कवर किया, यानी कि एक्स डायरेक्शन में। इस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन को आप एक बार में एक्स डायरेक्शन भी बोल सकते हैं, कि एक्स डायरेक्शन में कोई भी पार्टिकल कितना डिस्टेंस से ट्रैवल किया, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, हॉरिजॉन्टल रेंज बोलेंगे। इसे किस चीज से डिनोट किया जाएगा, आर से डिनोट किया जाएगा। बात समझ में आ रहा है। किसी भी प्रोजेक्टाइल के लिए तुम यहां देखोगे क्या कि हम लोग यू को दो कंपोनेंट में ले सकते हैं, एक कंपोनेंट जिसके साथ थीटा लगा हुआ है, एक कंपोनेंट जिसके साथ थीटा नहीं लगा हुआ है। तो जिसके साथ थीटा लगा हुआ होता है उस कंपोनेंट को हम लोग क्या लिखते हैं, यू कॉस थीटा, और जिसके साथ नहीं लगा हुआ उसको क्या लिखेंगे, यू साइन थीटा। बात समझ में आ रही है कि नहीं। दूसरी चीज आप देखें कि अगर हम लोग बात करें एक्स डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी का, तो यह है कितना, यू कॉस थीटा, और वाई डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी का तो यह है कितना, यू साइन थीटा। आपको याद होगा कि एक्सीलरेशन इन एक्स डायरेक्शन कितना और एक्सीलरेशन इन वाई डायरेक्शन कितना, माइनस जी के बराबर। हम लोगों को यह बात पता है क्या कि ए से लेकर के इस पॉइंट को अगर ए बोल दें और इस पॉइंट को हम सी बोल दें, और ये पॉइंट अपना हमेशा मानते थे क्या, बी, बीच का जो हाईएस्ट पॉइंट होता था। तो ए से लेकर के सी तक जाने में जो टाइम लग रहा है उसी टाइम को हम लोग क्या बोल रहे हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो ये बात तुमको पता है क्या कि जो टाइम टेकन बाय प्रोजेक्टाइल है, जो टाइम टेकन बाय प्रोजेक्टाइल है, प्रोजेक्टाइल टू रीच एट सी फ्रॉम ए, कि ए से सी तक जाने में किसी प्रोजेक्टाइल के द्वारा जो लिया गया टाइम है इसको हम लोग टाइम ऑफ फ्लाइट बोलते हैं। और इसका फॉर्मूला हमने पीछे क्या पढ़ा है, 2u साइन थीटा अपॉन कितना, जी के बराबर। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। आप देखिए कि जो हॉरिजॉन्टल रेंज है, ये हॉरिजॉन्टल रेंज हमको निकालना है एक्स डायरेक्शन में कि वाई डायरेक्शन, एक्स डायरेक्शन में। तो मैं बोला हूं आपको कि मोशन इन टू डायमेंशन में हम लोग एक समय पर केवल मोशन के एक ही डायरेक्शन को क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे, या तो एक्स डायरेक्शन या तो वाई डायरेक्शन। अगर आपको याद होगा तो पिछले दिन हम लोग जब टाइम ऑफ फ्लाइट निकाले थे तो उस समय में मोशन को हमने कंसीडर किया था किस डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन। किस में कंसीडर किया था, वाई डायरेक्शन में। लेकिन अभी हमको हॉरिजॉन्टल रेंज निकालना है तो हमको दिख रहा है कि हमको एक्स में टर्म निकालना है, और एक्स में टर्म निकालना है तो हम लोग मोशन को किस में कंसीडर करें, एक्स डायरेक्शन में या फिर वाई डायरेक्शन, एक्स डायरेक्शन में। तो हम लोग यहां पर सीधे सीधे बात करेंगे क्या कि जो हमारा मोशन का कंसीडरेशन होगा, मोशन इज कंसीडर्ड इन किस डायरेक्शन में, तो कंसीडर्ड इन किस डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में। और एक्स डायरेक्शन में हम कहां से कहां तक कंसीडर करने वाले हैं, ए से लेकर के सी तक। बात समझ में आ रहा है। एक्स डायरेक्शन में हम मोशन को कहां से कहां तक कंसीडर करेंगे, ए से लेकर के सी तक, और यही ए से सी तक का हमको डिस्प्लेसमेंट क्या करना है, निकालना है। अब एक्स में कंसीडर करेंगे तो वाई वाले से हमको कोई मतलब नहीं होना चाहिए, और एक्स में अगर हम टर्म को देख रहे हैं तो हम लोग अपने पास देख रहे हैं कि हमारे पास जो डाटा है उस डाटा में क्या सब है हमारे पास। तो हम देख रहे हैं कि यू एक्स इक्वल टू है अपने पास कितना, यू कॉस थीटा। ए एक्स जो है अपने पास ये है कितना, 0, और ए से सी तक जाने में जो टाइम लगा है, टाइम ये है कितना, 2u साइन थीटा अपॉन कितना, जी के बराबर। बात समझ में आ रही है। और अगर हम देखें कि डिस्प्लेसमेंट इन एक्स डायरेक्शन, हम देखें कि डिस्प्लेसमेंट इन एक्स डायरेक्शन, कि एक्स में कितने का डिस्प्लेसमेंट हुआ है। तो आप देखिए कि पार्टिकल जब ए पर था ओरिजिन पर तो 0 0 था, डिस्प्लेसमेंट कितना, 0, और चलते 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 ये एक्स में कितना दूर चला गया, आर डिस्टेंस दूर चला गया। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। मतलब आपसे पूछा जाए कि एक्स डायरेक्शन में पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट कितना है तो आप क्या कहेंगे। आप देखिए कि इस साइड का डिस्प्लेसमेंट है तो इस साइड का साइन हम लोग कैसा लेंगे, पॉजिटिव। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो यहां अगर हम लोग बात करें डिस्प्लेसमेंट इन एक्स डायरेक्शन का तो यह है कितने का, आर का। अब हम लोग अप्लाई करेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन, और इक्वेशन ऑफ मोशन में आप देखिए कि जब हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, अप्लाइंग इक्वेशन ऑफ मोशन
और इस इक्वेशन ऑफ मोशन में हम लोग जो अप्लाई करने वाले हैं वो करने वाले हैं एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। बात समझ में आ रहा है? एस इक्वल टू किस चीज का? यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर का। देखो कि अगर हम एस लेंगे एक्स डायरेक्शन में तो यू भी किस में और एक्सीलरेशन भी किस में? एक्स डायरेक्शन। बात समझ में आ रही है कि नहीं? अब सबका वैल्यू रखो तो एस एक्स के जगह पर क्या है? एस एक्स के जगह पर क्या है? आर है। यू एक्स के जगह पर क्या है आपका? यू कॉस थीटा। टी के जगह पर आपका क्या है? 2u साइन थीटा और बाई कितना? जी प्लस 1/2। ए एक्स के जगह पर है कितना? और टी स्क्वायर के जगह पर टी स्क्वायर ही रहने दो। जरा सा ये देखो कि ये 0 से मल्टीप्लाई होने के बाद ये पूरा टर्म कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। बचेगा केवल r इक्वल टू यू कॉस थीटा इंटू 2u साइन थीटा बाई कितना? जी के बराबर। इसी को हम लोग अगर थोड़ा सा अरेंज करके लिखें तो r इक्वल टू, देखो ध्यान से कि यहां u और यहां भी u, ये दोनों मल्टीप्लाई होकर के क्या हो जाएगा? u स्क्वायर। बात समझ में आ रहा है? इसके बाद आपके पास है कितना? 2 है। इसके बाद है आपके पास कितना? 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और नीचे है कितना? जी। तो 2 के जगह 2, साइन थीटा के जगह साइन थीटा इंटू कॉस थीटा के जगह कॉस थीटा और नीचे कितना लिखेंगे? जी। अगर तुम चाहो तो फॉर्मूला ये भी याद रख सकते हो। बात समझ में आ रहा है? ये भी याद रख सकते हो, लेकिन अगर आप 11th क्लास में ट्रिगोनोमेट्री पढ़े होइएगा तो एक फॉर्मूला है 2 टाइम्स साइन थीटा इंटू कॉस थीटा जो होता है, ये फॉर्मूला होता है किसका? साइन 2 थीटा का। ये किसका फॉर्मूला होता है? साइन 2 थीटा। ये स्क्वायर थीटा नहीं लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है? साइन 2 थीटा लिखा हुआ है। ये स्क्वायर थीटा नहीं लिखा हुआ है। कितना लिखा हुआ है? साइन 2 थीटा का। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो आप देखिए 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा है, तो इसी 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा को हम r इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन कितना? जी। अब बताइए कि अगर आपको इस फॉर्मूला में u का वैल्यू पता रहे, थीटा का वैल्यू पता रहे, g का वैल्यू हमको हमेशा ही पता है, तो क्या हम रेंज निकाल लेंगे कि नहीं निकाल लेंगे? लेकिन रेंज निकालने के लिए इस फॉर्मूला को अप्लाई करने में कई बार तुमको दिक्कत आ जाएगी। क्या दिक्कत आ जाएगी? तो सपोज करिए क्या कि थीटा इक्वल टू हमारे पास है कितना? 37 डिग्री। तो इसमें हमको साइन का वैल्यू पता है, कॉस का वैल्यू पता है। तो अगर 2 थीटा यहां से देखोगे तो 2 थीटा कितना हो जाएगा? 37 का 74। अब ये 74 का वैल्यू हमको पता नहीं है, तो अगर थीटा इस तरह से आ जाए जिसका वैल्यू हमको पता नहीं है, तो फिर हम ये फॉर्मूला डायरेक्ट अप्लाई नहीं कर पाए। तो इस जगह पर ये ऊपर वाला फॉर्मूला आपको यूज करना है। क्या ऊपर वाला फॉर्मूला आपको क्या यूज करना है? तो इसी फॉर्मूला को हम लोग थोड़ा दूसरे तरीके से ये लिख सकते हैं। क्या? r इक्वल टू 2 टाइम्स यू स्क्वायर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन कितना? जी। अब देखो कि यहां से तुमको अगर u का वैल्यू पता रहे, थीटा का वैल्यू पता रहे, तो यहां पर साइन 37 भी पता चल जाएगा, कॉस 37 भी पता चल जाएगा, जी का वैल्यू पता है, रेंज आपसे निकल जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? इतना बात समझ में आया कि नहीं? तो अभी तक क्या पढ़े? अभी तक हम लोग 2 फॉर्मूला पढ़े। पहला टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए जो कितना? 2u साइन थीटा अपॉन कितना? जी आया। और एक रेंज का फॉर्मूला पढ़े कि ये कितना आया? यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन कितने के बराबर में? जी के बराबर। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अब देखो कि आपसे पूछा जाए क्या कि आपसे अगर पूछा जाए कि बताओ कि हमको किसी प्रोजेक्टाइल को फेंकना है और इस तरह से फेंकना है कि वो सबसे ज्यादा दूर जाकर के गिरे, मतलब रेंज का जो वैल्यू हो वो क्या हो? मैक्सिमम हो। तो क्या ऊपर की तरफ फेंकेंगे तो सबसे ज्यादा दूर जाएगा? क्या थोड़ा सा झुका करके फेंकेंगे तो ऐसे जाएगा, ऐसे यहीं गिर जाएगा। थोड़ा और एंगल पे फेंकेंगे तो थोड़ा और दूर जाकर के गिरेगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? कभी पाइप में पानी लेकर के खेले हुए हो, पाइप से पानी का प्रेशर आ रहा है और पानी को ऐसे ऊपर करेंगे तो कहां गिरेगा? माथा पे गिरेगा। थोड़ा सा झुकाएंगे तो थोड़ा दूर जाकर के, और झुकाएंगे तो और दूर जाकर के। तो ये झुका करके हम क्या कर रहे हैं? थीटा का वैल्यू बदल रहे हैं। तो थीटा का कितना वैल्यू हो कि पानी सबसे अधिक दूर जाकर के गिरे। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो पाइप को हम ऊपर घुमा रहे हैं तो पानी सीधे माथा पे गिर रहा है। थोड़ा और झुकाएंगे तो थोड़ा दूर जाके गिरेगा, थोड़ा और झुकाएंगे तो थोड़ा और दूर जाके गिरेगा। ऐसे कर देंगे तो सबसे दूर जाके गिरेगा नहीं, और कम दूर।
मतलब इस बीच में थीटा का कोई ना कोई एक पार्टिकुलर वैल्यू होगा जिस वैल्यू पर पानी सबसे ज्यादा दूर जाकर के गिरेगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तुमको पता है कि मैंने प्रोजेक्टाइल के डेफिनेशन में क्या बताया है कि इनिशियल वेलोसिटी जितना से आपने फेंक दिया वो उतना ही रहेगा, इसको आप बदल नहीं सकते हैं। क्यों? कि इसके साथ कोई फ्लूइड, इसके साथ कोई फोर्स, कोई इंजन नहीं लग रहा है। अब बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इसको कोई मदद करने वाला नहीं है, मतलब u का वैल्यू क्या? फिक्स। ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन g का वैल्यू भी क्या? फिक्स। इसको भी आप बदल नहीं सकते। हम बदल सकते हैं केवल किसको? थीटा को। बदल किसको सकते हैं? थीटा को। तो आपसे अगर कोई आदमी क्वेश्चन पूछ दे कि ये जो रेंज का है, ये जो रेंज है, ये रेंज मैक्सिमम कब होगा? आप समझ में आ रहा है कि नहीं? कि ये रेंज मैक्सिमम कब होगा, तो आपसे पूछ दे क्या कि एट व्हाट एंगल, एट व्हाट एंगल द वैल्यू ऑफ रेंज। ये थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है, इसको लिखा जाए एट व्हिच एंगल, ठीक ना? द वैल्यू ऑफ रेंज इज, द वैल्यू ऑफ रेंज इज मैक्सिमम। कि हम कितने एंगल पे फेंकें तो जो रेंज है वो क्या हो? मैक्सिमम हो। तो देखो कि रेंज का जो फॉर्मूला है तुम्हारे पास, जो तुम्हारे पास रेंज का फॉर्मूला है R इक्वल टू ये है कितना? u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन कितना? g, ठीक ना? कुछ बोल रहे हो क्या? क्या चीज? चलो देखो, क्लास में बातचीत नहीं। देखिए क्या बोले, आर का क्या फॉर्मूला है? यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन कितना? जी। इतना बात समझ में आ रहा है? यू को हम बदल सकते हैं क्या? जी को हम बदल सकते हैं क्या? नहीं बदल सकते हैं। बदलेंगे केवल किसको? थीटा को। तो देखो कि हमको आर चाहिए मैक्सिमम, हमको चाहिए आर चाहिए मैक्सिमम, तो भैया यू स्क्वायर को तो हम नहीं बदल सकते, जी को भी हम नहीं बदल सकते, साइन 2 थीटा को हम बदल सकते हैं। क्यों? कि थीटा का वैल्यू बदलेंगे, साइन 2 थीटा का वैल्यू भी क्या होगा? तो अगर इस साइन 2 थीटा का वैल्यू मैक्सिमम मिल जाए तो आर का वैल्यू भी क्या हो जाएगा? मैक्सिमम हो जाएगा। क्योंकि यू और जी तो हम बदलने से रहे, हम नहीं बदल सकते। हम बदल सकते हैं किसको? थीटा को। तो थीटा अगर इस साइन 2 थीटा का वैल्यू मैक्सिमम हो जाए तो रेंज भी क्या हो जाएगा? मैक्सिमम। अब देखो कि साइन 2 थीटा के बारे में स्टडी करने से पहले हम थोड़ा सा आपको ग्राफिकल बातें बताते हैं। कि देखिए कि इस प्रोजेक्टाइल के केस में अगर आप देखेंगे, इस प्रोजेक्टाइल के केस में अगर आप देखेंगे तो आपके थीटा का वैल्यू मिनिमम कितना हो सकता है? 0 डिग्री, हम ऐसे फेंक सकते हैं। और मैक्सिमम कितना हो सकता है? 90 डिग्री, सीधे ऊपर फेंक सकते हैं। अगर ऐसे फेंकेंगे तो इसी कहानी को पलट दो, इधर एक्स एक्सिस कर दो। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो अगर मान लो कि हम थीटा चाहे भी चेंज करना, तो थीटा चाहे भी चेंज करना तो थीटा का मिनिमम वैल्यू कितना? 0 डिग्री, और बढ़ते 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 मैक्सिमम कितना लिख सकते हैं? 180 डिग्री। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो 0 से लेकर के 180 तक ही हमको फिजिक्स में एंगल्स का बात करना होता है, उससे ज्यादा का बात करना नहीं होता है। क्यों? कि अगर आपको वेक्टर याद हो तो वेक्टर में मैंने आपको बताया हुआ है क्या कि दो वेक्टर के बीच का मिनिमम एंगल 0 डिग्री का और मैक्सिमम एंगल कितने का? 180 डिग्री का। तो मैं आपसे बात करना चाह रहा हूं क्या कि रेंज मैक्सिमम होगा, और रेंज मैक्सिमम होगा तब जब साइन 2 थीटा का वैल्यू क्या हो जाए? मैक्सिमम हो जाए। अब देखना कि हम थोड़ा साइन थीटा के ऊपर में एनालिसिस करते हैं। हम थोड़ा सा चाहते हैं क्या कि साइन थीटा के ऊपर में एनालिसिस करना। अब देखिए कि अगर आपके पास y इक्वल टू साइन एक्स दिया हुआ है, आप समझ में आ रहा है? तो अगर साइन एक्स का ग्राफ आप लोग जानते हैं तो ठीक है, नहीं जानते हैं तो यहां से मेरे साथ आप सीखने का कोशिश करेंगे कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं। देखिए y इक्वल टू साइन एक्स का जो ग्राफ होता है वो साइन 0 डिग्री पे 0 वैल्यू होता है। ये है आपका एक्स एक्सिस और ये है क्या? वाई एक्स। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? जैसे जैसे 90 पर जाते हैं 1 वैल्यू होता है और फिर घट के ऐसे हो जाए। बात समझ में आ रहा है? आप देखना कि मैं इसमें x का वैल्यू अगर 0 डिग्री रखूं तो y का वैल्यू भी कितना है? 0। अगर मैं यहां पर 90 डिग्री रखूं तो 90 डिग्री पर साइन थीटा का वैल्यू कितना होता है? 1 होता है। और अगर मैं फिर यहां 180 डिग्री पे चला जाऊं तो 180 डिग्री पे इसका वैल्यू कितना हो जाता है? फिर यहां से हम लोग आ जाते हैं कितना? 270 डिग्री, 270 डिग्री पे। उस समय में जो इसका वैल्यू होगा
उस समय में इसका वैल्यू कितना हो जाएगा -1, और फिर 360 डिग्री पे ये कितना हो जाएगा 0। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? इसी को अगर रेडियन में लिखना होता है तो 90 डिग्री को हम लोग क्या लिखते हैं π/2। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? 180 डिग्री को क्या लिखते हैं पाई, 270 डिग्री को कितना लिखेंगे 3π/, और 360 डिग्री को कितना लिखते हैं 2π। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? हमको थीटा कहां से कहां तक बात करना है, 0 से लेकर के 180 तक, उसके बाद का हमको कोई मतलब नहीं है। तो 0 से 180 तक में तुम देखो कि साइन थीटा का मिनिमम वैल्यू है कितना, दो जगह पे, एक 0 डिग्री पे और एक 180 डिग्री, और साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू है कितना। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू है कितना 90 डिग्री, और उस पर कितना है वैल्यू 1, कितने एंगल पे 90 डिग्री। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो यहां क्या कह रहा है कि साइन 2 थीटा का वैल्यू क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए। और हम लोग अभी देखे हैं क्या कि भाई साहब जो साइन 2 थीटा का मैक्सिमम वैल्यू है साइन थीटा का, वो कितना जा रहा है 1 जा रहा है, और 1 कितने डिग्री पे भाई, तो साइन कितने डिग्री पे 90 डिग्री पे। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? इसका मतलब देखो कि यहां का जो 2 थीटा होना चाहिए वो किसके बराबर में होना चाहिए, 90 डिग्री के बराबर में। ये 2 थीटा कितने के बराबर में होना चाहिए, यहां देखो कि अगर लिखा हुआ है कहीं पे साइन x बराबर साइन 30 डिग्री, तो यहां x का वैल्यू कितना 30 डिग्री। इसी तरीके से लिखा हुआ है क्या कि साइन 2 थीटा इक्वल टू कितना, साइन 90 डिग्री, इसका मतलब 2 थीटा इक्वल टू कितना, तो यहां साइन थीटा का वैल्यू कितना लिखा हुआ है 90 डिग्री। इसका मतलब यह हुआ कि जो 2 थीटा इक्वल टू होगा वो कितना हो जाएगा 90 डिग्री, और थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा 45 डिग्री, 2 से डिवाइड कर देंगे। इसका मतलब यह हुआ क्या कि जब एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 45 डिग्री का होगा उस समय में पार्टिकल सबसे ज्यादा दूर जाके गिरेगा। बात समझ में आ रहा है? अब देखना कि इसका यूज कहां पर होता है। यूज कहां पर होता है, तो ये चैप्टर आतंकवादी टाइप का चैप्टर है। मान लो कि भारत पाकिस्तान के युद्ध चल रही है, और हम चाहते हैं क्या कि हम बॉर्डर पे खड़े हैं, और हम चाहते हैं कि बॉर्डर के पार खाली मेरा बम नहीं जाए, मेरा बम डायरेक्ट कराची रावलपिंडी में जाके गिरे, ठीक बीच में सबसे ज्यादा दूर जाके गिरे। तो हम जो तोप चला रहे हैं वो तोप में ऐसे कुछ निकला होता है, इसी से बम निकलता है, और इसका एंगल ये एडजस्टेबल भी होता है। तो हम क्या करेंगे, ऐसे करके बम फेंकेंगे, ऐसे करके फेंकेंगे तो अपने मथुआ पर गिर जाएगा, और फिर हम क्या हो जाएंगे अनडिफाइंड। क्या करेंगे, ऐसे कर देंगे तो जाएगा, नहीं जाएगा। हमको सबसे ज्यादा दूर फेंकना है, तो इस एंगल को हम कितने डिग्री पे एडजस्ट करेंगे 45 डिग्री पे। तब जो ये बम जाकर के गिरेगा, ये बम जाकर के सीधे कहां पर गिरेगा भाई, कराची में। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? बात समझ में आ रहा है कि नहीं? कब, जब थीटा का वैल्यू कितना रखेंगे 45 डिग्री। तो मेरे भाई जब भी तुमसे सवाल में कहे कि किसी प्रोजेक्टाइल को इस तरह से फेंका गया कि रेंज जो है वो क्या है मैक्सिमम है, तो उस समय में तुमको एंगल ऑफ प्रोजेक्शन दिया हुआ नहीं रहेगा, रेंज मैक्सिमम है। इसका मतलब ये कंफर्म है कि थीटा का वैल्यू कितना होगा 45 डिग्री। अपने मन से थीटा का वैल्यू क्या ले लेना है 45 डिग्री ले लेना है। बात समझ में आया कि नहीं? बात समझ में आया कि नहीं? अब देखना ध्यान से कि यहां से एक रिजल्ट हुआ, एक रिजल्ट हुआ क्या कि हम लोगों के पास एक रिजल्ट मिला क्या कि इफ द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, अगर एंगल ऑफ प्रोजेक्शन जो होगा, इफ द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज थीटा इक्वल टू कितना 45 डिग्री, देन द रेंज विल, देन द रेंज जो होगा आपका आर, ये कैसा होगा, तो विल कैसा होगा मैक्सिमम। अब कोई आदमी पूछ दे कि मैक्सिमम रेंज कितना होगा, मैक्सिमम रेंज कितना होगा, तो थीटा इक्वल टू 45 डिग्री पे। अब देखो कि आर मैक्स इक्वल टू हम लोग क्या पढ़े हुए हैं, रेंज का फॉर्मूला क्या पढ़े हैं, रेंज का फॉर्मूला क्या पढ़े हैं, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन कितना जी। और ये रेंज मैक्सिमम होगा कब, जब साइन 2 थीटा का वैल्यू कितना हो जाए 1 हो जाए, मैक्सिमम वैल्यू 1 हो जाए। तो आर मैक्स इक्वल टू जो हो जाएगा तुम्हारा, ये कितना हो जाएगा यू स्क्वायर बाई किसके बराबर में, जी के बराबर में, कि कितना दूर जाकर के ये प्रोजेक्टाइल गिरेगा। क्यों क्यों क्योंकि हम लोग देखे हैं कि आर मैक्स होने के लिए, क्योंकि हम लोग देखे हैं क्या कि आर मैक्स होने के लिए साइन 2 थीटा को भी क्या होना चाहिए मैक्सिमम होना चाहिए, और इसका वैल्यू कितना होता है 1। तो साइन 2 थीटा की जगह 1 रखेंगे,
ऊपर कितना बचा यू स्क्वायर, नीचे कितना बचा, या नहीं ऐसा समझ में आ रहा है? तो रेंज मैक्सिमम चाहिए, थीटा कितना होना चाहिए, थीटा का वैल्यू रखो 45 डिग्री, 45 दुना कितना हो जाएगा 90, साइन 90 डिग्री का वैल्यू कितना कितना बचा यू स्क्वायर बाय। बात समझ में आया कि नहीं है? बात समझ में आया? तो हम लोग क्या सीखे कि अगर एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 45 डिग्री का रहा, पहला बात देखो कि पहला बात क्या सीखे कि रेंज का फॉर्मूला क्या याद रख रहे हैं, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी, या 2 यू स्क्वायर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाय जी, दोनों में से कोई भी आप याद रखें। दूसरा बात मैंने आपसे पूछा कि थीटा का वैल्यू कितना रखें कि रेंज जो हो वो क्या हो मैक्सिमम। तो हमने क्या बोला कि यू नहीं बदल सकते, जी नहीं बदल सकते, थीटा तो बदल सकते हैं। तो थीटा का मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू हमको देखना पड़ेगा। तो थीटा का मैक्सिमम वैल्यू अगर साइन 2 थीटा का वैल्यू मैक्सिमम हो तो रेंज भी क्या हो जाएगा मैक्सिमम, और साइन 2 थीटा का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है कितने डिग्री पे 90 डिग्री पे, तो थीटा का वैल्यू कितना आया 45 डिग्री। इसका मतलब कि जब थीटा का वैल्यू 45 डिग्री होगा तो रेंज क्या हो जाएगा मैक्सिमम। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? आगे मैं बोला आपसे क्या कि रेंज मैक्सिमम होगा थीटा 45 डिग्री पे, लेकिन कितना होगा आर मैक्स का वैल्यू, तो थीटा का वैल्यू 45 रखो, थीटा का वैल्यू 45 रखोगे, साइन 90 डिग्री 1, और ये कितना हो जाएगा यू स्क्वायर बाय किसके बराबर में जी के बराबर। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अब मैं आपको एक छोटा सा एनालिसिस में दिखाना चाहता हूं कि आपको याद रखना है पहला बात कि रेंज का फॉर्मूला, रेंज मैक्सिमम होगा थीटा इक्वल टू 45 डिग्री पे, और आर मैक्स कितना होगा यू स्क्वायर बाय जी के बराबर। बात समझ में आ रही है कि नहीं? अब देखो कि मैं तुमसे चाहता हूं क्या कि इसी रेंज में मैं चाहता हूं क्या कि इफ एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, अच्छा तुमसे मन में यह भी आया होगा कि सर रेंज जो है वो मैक्सिमम तो होगा 45 डिग्री पे, रेंज का वैल्यू मिनिमम कब होगा? बात समझ में आ रहा है कि नहीं? रेंज का वैल्यू मिनिमम कब होगा? तो तुम्हारे मन में अगर आ जाए कि आर मिनिमम निकालने का, तो आर मिनिमम के लिए वही पढ़ोगे यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन कितना जी, और आर मिनिमम हो इसके लिए ये जरूरी है कि साइन 2 थीटा भी क्या होना चाहिए मिनिमम होना चाहिए, साइन 2 थीटा भी क्या होना चाहिए। और तुमको पता है कि साइन 2 थीटा का वैल्यू मिनिमम जो होगा वो मिनिमम कितना होगा, मिनिमम वैल्यू कितना होगा 0, मिनिमम वैल्यू कितना होगा, और ये दो जगह पर, एक 0 डिग्री पर और एक 180 डिग्री पर। तो ये कहां पर होता है दो जगह पर, कि अगर आप देखेंगे कि साइन 2 थीटा का मिनिमम वैल्यू कितना होगा 0, जो होता है कितने पे, इसका मतलब कि 2 थीटा बराबर जो हो जाएगा या तो 0 डिग्री या तो कितना डिग्री, तो अगर थीटा बराबर लिखेंगे तो 0/2 0 डिग्री ही रह जाएगा, और 180/2 कितना हो जाएगा, अगर 0 डिग्री पे फेंकेंगे इसको तो यहीं गिर जाएगा, ठीक ना, ग्राउंड से ग्राउंड पे रखे 0 डिग्री पे फेंके तो यहीं नहीं गिर जाएगा। और दूसरा 90 डिग्री पर ठीक माथा पर फेंकेंगे, माथे पर आके गिरेगा, आगे कुछ बढ़ेगा क्या, नहीं बढ़ेगा। तो ये दो जगह पर जब थीटा बराबर 0 डिग्री होगा और 90 डिग्री होगा तो इसमें जो है सो आपका रेंज का वैल्यू जो होगा, ये रेंज का वैल्यू कैसा होगा मिनिमम होगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अब देखो कि इस पूरी कहानी में हम चाहते हैं तुम्हारे साथ दो चीज का एनालिसिस करना, और इस चीज को बहुत ही ध्यान से देखना है आपको और सीखना भी। दो चीज में क्या कि मैं चाहता हूं क्या कि आपके पास जो रेंज का फॉर्मूला है, पहले ये रेंज का फॉर्मूला आर इक्वल टू है आपके पास कितना 2 यू स्क्वायर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाई कितना जी, ये है आपके पास रेंज का फॉर्मूला। अब मैं चाह रहा हूं क्या कि हम लोग इसको दो तरीके से एनालिसिस करें, दो तरीके से एनालिसिस करें। कैसे? तो एक बार जो है सो हम लोग रखें क्या, एक बार रखें क्या इफ एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, इफ एंगल ऑफ प्रोजेक्शन जो है आपका, इफ एंगल ऑफ प्रोजेक्शन जो हो वो कितना हो थीटा हो। तो अगर एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा होगा तो आर इक्वल टू आपके पास क्या है फॉर्मूला, आर इक्वल टू क्या है फॉर्मूला 2 यू स्क्वायर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन कितना जी के बराबर। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? यह है तुम्हारे पास रेंज का फॉर्मूला, कब, जब एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना हो थीटा हो। लेकिन अगर देखो कि इसी जगह पर हम लोग देखें क्या कि अगर जो है तो इफ एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज, इफ एंगल ऑफ प्रोजेक्शन जो है आपका, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन जो है आपका
इज कितना हो जाए 90 डिग्री माइनस कितना थीटा। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना हो जाए 90 माइनस थीटा। तो जब हम किसी प्रोजेक्टाइल को थीटा एंगल पर फेंकते थे तो रेंज का फॉर्मूला क्या आया था मेरे भाई? रेंज का फॉर्मूला आया था 2u² sin थीटा इंटू कॉस थीटा बाई कितना जी। तो अगर हम 90 माइनस थीटा पर फेंकेंगे तो इसी थीटा को किस में बदल देंगे? 90 माइनस थीटा में। इसी थीटा को किस में बदल देंगे? 90 माइनस थीटा में। वही चीज मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं कि जब एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा था तो रेंज का ये फॉर्मूला था, और अगर एंगल ऑफ प्रोजेक्शन को हम 90 माइनस थीटा कर देंगे तो इसी थीटा को हम किससे रिप्लेस करेंगे? 90 माइनस थीटा से। तो देखो कि अगर हम यहां पर रेंज लिखना चाहें तो r इक्वल टू 2 के जगह 2 ठीक है, u² के जगह u² ठीक है, साइन थीटा के जगह कितना लिखेंगे और कॉस थीटा के जगह कितना लिखेंगे? 90 माइनस कितना थीटा, और नीचे जो g है वो g ही रहेगा। तुमको पता है कि r इक्वल टू 2u²। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है और कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, और बाई कितना जी। इसको थोड़ा सा ढंग से देखिए, r इक्वल टू 2u²। साइन थीटा को पहले लिख ले रहे हैं, कॉस थीटा को बाद में लिख रहे हैं, और नीचे कितना। इसका मतलब यहां से तुम देखो कि ये दोनों चीज क्या एक ही है या अलग अलग है? एक ही है। इसका मतलब ये हुआ क्या कि एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा रहे या 90 माइनस थीटा रहे, रेंज दोनों ही केस में क्या होगा? सेम होगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो यहां से आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट करके ये बात नोट करना है। क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट करके देखना है कि द वैल्यू ऑफ हॉरिजॉन्टल रेंज, द वैल्यू ऑफ हॉरिजॉन्टल रेंज जो होगा आपका, और ये हॉरिजॉन्टल रेंज क्या है? r, ठीक ना। द वैल्यू ऑफ हॉरिजॉन्टल रेंज r इज सेम फॉर एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, फॉर एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, फॉर एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा एंड 90 माइनस थीटा। कि चाहे थीटा पर फेंके चाहे 90 माइनस थीटा एंगल पर फेंके, दोनों ही केस में जो रेंज का वैल्यू आएगा वो क्या आएगा? सेम आएगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम अपने पास किसी प्रोजेक्टाइल को देखें और हम कहें क्या कि भाई इस प्रोजेक्टाइल को पहली बार में फेंको, पहली बार में फेंको u वेलोसिटी से, और थीटा इक्वल टू ले लो अब की बार कितना, तुम थीटा इक्वल टू ले लो कितना डिग्री, तो ये 30 डिग्री। हम u वेलोसिटी से फेंके कितने डिग्री पे? ये एंगल 30 डिग्री पे। तो मान लो कि ये प्रोजेक्टाइल जो है सो यहां जाकर के गिरा। तो अगर हम इसी प्रोजेक्टाइल को अगर हम 60 डिग्री पे भी फेंकेंगे तो भी ये यहीं जाकर के गिरेगा। अगर हम इसको u इक्वल टू कितने डिग्री से फेंके अब की बार जो ये एंगल है वो कितना 60 डिग्री, तो भी जाकर के वहीं पर गिरेगा। क्यों? कि मैं अभी आपको क्या सिखाया हूं कि रेंज का वैल्यू चाहे एंगल थीटा हो, तो अगर थीटा इक्वल टू 30 डिग्री है तो देखो तो 90 माइनस थीटा कितना हो जाएगा? 90 माइनस 30, जो कि हो जाएगा कितना? इसका मतलब 30 डिग्री और 60 डिग्री पर जो रेंज का वैल्यू आएगा वो क्या आएगा? तो हम 30 डिग्री पर फेंकेंगे तो भी वहीं जाके गिरेगा, और 60 डिग्री पे फेंकेंगे तो भी वही जाकर के गिरेगा। ये चीज आपको याद रखना। कई बार है क्या, देखो होता क्या है कई बार युद्ध में कि एक ही तोप तो हम नहीं चला रहे हैं, एक साथ में हम क्या कर रहे हैं? दो तीन तोप चला रहे हैं एक जगह से। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अब अगर हमको यही टारगेट है कि हमको यहीं पे बम गिराना है, हम उस हिसाब से एंगल एडजस्ट करेंगे। दोनों तोप का एंगल हम अगर सेम एडजस्ट कर लिए, अगर हम दोनों तोप का एंगल सेम एडजस्ट कर लिए तो क्या होगा कि दोनों से बम निकला एक ही टाइम पे। पता चला क्या कि एक ही रास्ते पर दोनों चल रहा है, दोनों आपस में टकराया, टकराते टकराते यहीं पर गिर गया। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो टकराते टकराते यहीं पर गिर जाएगा तो क्या हो जाएगा? अपना टारगेट कंप्लीट होगा। क्या पता चला दूसरे को उड़ाने के चक्कर में खुद उड़ गए, होगा कि नहीं? तो क्या किया जाएगा उस समय में? जो ये ट्रेनर है इसको प्रोजेक्टाइल पढ़ाया गया होता है, जो इसको ऑपरेट कर रहा है, कहेगा क्या कि अगर एक ही टारगेट है तुम दोनों का और एक ही टाइम में करना है अटैक, ठीक ना, एक ही टाइम में फायर करेंगे और टारगेट भी एक ही है, तो एक अगर थीटा पे करोगे तो दूसरा 90 माइनस थीटा पे करोगे। अब ये दोनों अलग अलग रास्ते से एक ही जगह पर गिरेगा। अब इसके आपस में टकराने की कोई संभावना नहीं है और दुर्घटना की कोई संभावना नहीं है। ये बातें मेरे ख्याल से इतना आपको समझ में आया होगा। तो अभी तक इस पूरे कहानी में हम लोग क्या पढ़े? टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए मोशन को वाई डायरेक्शन में कंसीडर करते थे। बात समझ में आ रहा है कि नहीं?
मोशन को y डायरेक्शन में कंसीडर करते थे, आज पढ़े क्या, हॉरिजॉन्टल रेंज निकालना। हॉरिजॉन्टल रेंज क्या होता है भाई, तो हॉरिजॉन्टल के साथ पार्टिकल जितना डिस्प्लेस हुआ इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, हॉरिजॉन्टल रेंज बोलेंगे। इसको r से डिनोट करते हैं। आपको पता है कि a से c तक जाने में जो टाइम लगेगा इसे हम लोग क्या बोलेंगे, टाइम ऑफ फ्लाइट। और टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होता है, 2u sin थीटा बाय g के बराबर में। हमको x डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो देखो यहां शुरू में थे तो x में 0, धीरे धीरे x में बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए, कितना दूर तक गए, r डिस्टेंस। तो डिस्प्लेसमेंट इन x डायरेक्शन कोई पूछे आपसे तो ये कितना हो जाएगा, r। टाइम ऑफ फ्लाइट आपको पता है 2u sin थीटा बाय, एक्सीलरेशन इन x डायरेक्शन आपको पता है कितना, आपको ux पता है कितना। इक्वेशन ऑफ मोशन क्या लगा दिए, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और इसी को सॉल्व किए तो ये दोनों फॉर्मूला रेंज का आया। फिर मैंने आपको क्या बोला कि भाई रेंज मैक्सिमम कब होगा, तो रेंज मैक्सिमम होने के लिए साइन 2 थीटा को क्या होना चाहिए, मैक्सिमम। और साइन 2 थीटा का मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा, कितने डिग्री पे, तो 2 थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, इसका मतलब थीटा इक्वल टू कितना डिग्री, 45 डिग्री। मैं क्या बोला कि थीटा 45 डिग्री होगा तो रेंज कैसा होगा, अब कितना होगा रेंज मैक्सिमम, तो यू स्क्वायर साइन थीटा की जगह 45 रखे, साइन 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1, तो कितना बच गया, यू स्क्वायर बाय कितना जी। तुम्ही को मैं बोल दूं कि मिनिमम कब कब होगा, तो 0 डिग्री पे और 90 डिग्री पे। 0 डिग्री का मतलब क्या कि सीधे ग्राउंड पे लुढ़का आती है, बात समझ में आ रहा है कि नहीं। और 90 डिग्री का मतलब क्या कि डायरेक्ट ऊपर फेंक दिए, बात समझ में आ रहा है कि नहीं। दोनों ही केस में रेंज का वैल्यू क्या होगा, मिनिमम। अब मैं आपसे क्या बोला कि अगर एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा रख रहे हैं तो रेंज का फॉर्मूला ये हमको पता है। अगर हम सोच लो एक सेकंड के लिए कि अगर हम एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 90 माइनस थीटा करें तो इसी में हम थीटा को किससे रिप्लेस करेंगे, 90 माइनस थीटा से। और 90 माइनस थीटा से रिप्लेस किए तो देखिए कि दोनों रेंज तो सेम ही है। इसका मतलब क्या हुआ कि चाहे प्रोजेक्टाइल को थीटा एंगल से प्रोजेक्ट करें, चाहे प्रोजेक्टाइल को 90 माइनस थीटा एंगल से प्रोजेक्ट करें, दोनों ही केसेस में जो रेंज का वैल्यू आएगा वो कैसा आएगा, सेम आएगा। बात समझ में आया कि नहीं। इसका मतलब हम चाहे 30 डिग्री पर फेंके चाहे 60 डिग्री पर फेंके, रेंज क्या होगा, बराबर। अगर हम 1 डिग्री पर फेंके चाहे 89 डिग्री पर फेंके, रेंज क्या होगा, चाहे हम 10 डिग्री पर फेंके और 80 डिग्री पर फेंके, रेंज क्या होगा। क्योंकि एक है थीटा तो दूसरा है क्या, 90 माइनस थीटा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये पूरी कहानी थी किस चीज की, ये पूरी कहानी थी प्रोजेक्टाइल की, वैसी कहानी जिसमें आपने हॉरिजॉन्टल रेंज के हर एक केसेस को क्या किया है, स्टडी किया है। बात समझ में आ रहा है। अब देखो कि हम इस पर तुमको एक आध क्वेश्चन करवा के दिखाते हैं, ठीक ना। हम क्या करते हैं, इस पर आपको एक आध क्वेश्चन दिखाते हैं। आपको क्या कह रहा है, क्या कह रहा है कि क्वेश्चन में कह रहा है क्या कि अ प्रोजेक्टाइल इज प्रोजेक्टेड, अ प्रोजेक्टाइल इज प्रोजेक्टेड, अ प्रोजेक्टाइल इज प्रोजेक्टेड विथ इनिशियल वेलोसिटी, with initial velocity 20 meter per second at an angle of projection, at an angle of projection theta equal to 37 डिग्री। बात समझ में आ रहा है। थीटा इक्वल टू 37 डिग्री पर इसको प्रोजेक्ट किया गया। तो आपसे क्या कह रहा है कि फाइंड द, पहला में दे दिया क्या कि आपको फाइंड करना है किस चीज को, टाइम ऑफ फ्लाइट को, ठीक ना। छोड़ो टाइम ऑफ फ्लाइट बाद में, आपसे पूछा जाएगा कि फाइंड, पहला में वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन, दूसरा बात पूछा जाएगा क्या कि वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन, आपसे पूछा जाएगा तीसरा बात क्या, इसमें बताओ कि इसका जो टाइम ऑफ फ्लाइट है ये टाइम ऑफ फ्लाइट कितने का होगा। और चौथा आपसे पूछा जाएगा कि आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है क्या, हॉरिजॉन्टल रेंज। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। आपको निकालना है पांचवा में रेंज इफ थीटा इक्वल टू 53 डिग्री, ठीक ना। देखना, ध्यान देना कि रेंज सेम होने की जो मैंने बात की है, इस दोनों ही केसेस में दोनों का जो इनिशियल वेलोसिटी है, ये इनिशियल वेलोसिटी कैसा होना चाहिए, सेम इनिशियल वेलोसिटी होना चाहिए। अलग अलग इनिशियल वेलोसिटी से फेंकेंगे
तो फिर कहानी क्या हो जाएगी, बदल जाएगी। बात समझ में आ रही है? अब देखो कि ये क्वेश्चन तुमसे पूछ रहा है, क्वेश्चन में तुमको क्या दिया हुआ है, यू का वैल्यू दिया हुआ है 20 मीटर पर सेकेंड और थीटा का वैल्यू कितना हुआ है 37 डिग्री। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो आप देखिएगा ध्यान से कि पहले क्या करिए कि किसी भी सिचुएशन का आप एक काम चलाओ डायग्राम बना लीजिए, और जब आप काम चलाओ डायग्राम बना लीजिएगा तो सारी चीजें आपको खुद ब खुद देखने लग जाएगी। ऐसे दिया हुआ है और कह रहा है क्या कि ये प्रोजेक्टाइल कितने से फेंका गया है भाई, 20 मीटर पर सेकेंड से, कितने से, और थीटा का वैल्यू कितना दिया हुआ है 37 डिग्री। देखो सबसे पहले इसका क्या करो, एक्स कंपोनेंट वाई कंपोनेंट निकालो। तो ये जो वेलोसिटी है ये एक्स में भी है वाई में भी है। अब इसको हमको क्या करना है, रिजोल्यूट करना है। तो रिजोल्यूट करना है तो एक्स डायरेक्शन में कितना आ जाएगा, रिजोल्यूट करना है तो आप देखिए कि जो आपके साथ एक्स डायरेक्शन में आएगा, ये एक्स डायरेक्शन में क्या लिखते हैं हम लोग, लिखते हैं कितना, यू कॉस थीटा इन 20 कॉस कितना 37 डिग्री। एक्स डायरेक्शन में कितना लिखेंगे, कितना लिखेंगे 20 साइन कितना 37 डिग्री। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अब सर 37 डिग्री का वैल्यू, तो 37 डिग्री के वैल्यू के लिए तुम याद करो, तुमको पिछले दिन मैंने बताया था क्या कि एक ट्रायंगल ऐसा जिस ट्रायंगल का साइड कितना 3 4 और कितना, तो ये होगा राइट एंगल। छोटे साइड के सामने का एंगल छोटा कितना डिग्री 37 डिग्री, और बड़े साइड का सामने बड़ा एंगल कितना। अगर हम साइन थीटा का वैल्यू लिखना चाहें 37 डिग्री का, 37 का अगर थीटा मानेंगे तो थीटा के सामने वाला क्या होगा, राइट एंगल के सामने वाला क्या होगा, जो बच गया वो क्या, साइन 37 क्या लिखोगे पी बाई कितना, और इस तरीके से कितना वैल्यू आ जाएगा। कोई आदमी तुमसे कहे कि cos 37 का वैल्यू बताओ, तो cos 37 कितना लिखते हो, कितना लिखोगे। बात याद रहेगा कि नहीं रहेगा? तो इस चीज को आपको क्या करना है, इस ट्रायंगल को आपको याद रखना है। क्यों कि पूरे फिजिक्स के लिए ये एंगल बहुत ही पॉपुलर एंगल होता है और इसका यूज हमेशा ही आते रहता है। बात समझ में आ रहा है? अब देखो कि तुमसे पहला सवाल क्या पूछ रहा है, तुमसे पहला सवाल जो पूछ रहा है वो पूछ रहा है क्या, वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन, यू एक्स का वैल्यू। तो यू एक्स का वैल्यू है कितना 20 कॉस कितना 37 डिग्री, कितना आ गया 20 इंटू कॉस 37 डिग्री का वैल्यू कितना, 5 से कट जाएगा, 4 बार में कितना आ गया 16 मीटर पर सेकेंड। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? दूसरा क्या पूछ रहा है, दूसरा क्या पूछ रहा है, वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन। तो वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन है कितना 20 साइन कितना 37 डिग्री। तो 20 साइन 37 डिग्री का मतलब कितना 20 इंटू साइन 37 कितना 3/, 5 से कट गया, 4 बार में 4 दिया कितना 12 मीटर पर सेकेंड। अब देखो कि यहीं से तुमको ये चीज निकल के आ जाएगा कि यहां पर जो यू एक्स है कितना 16, यू वाई है कितना 12। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? ए एक्स है कितना 0 और ए वाई है कितना आपका माइनस जी का वैल्यू लेके चलना है आपको 10। ये क्वेश्चन में आपको मेंशन रहेगा, मैंने यहां लिखा हुआ है, मैंने यहां नहीं लिखा हुआ है। आपको टेकिंग क्या करना है, टेकिंग जी इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बात समझ में आ रही है कि नहीं? अब देखो कि यहां से तुमसे सवाल पूछेगा, और तीसरा सवाल जो है तुम्हारे पास ये क्या कह रहा है, टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए आपके पास दो रास्ते हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए आपके पास दो रास्ते हैं कि पहला, अगर तीसरा का हम सॉल्यूशन देखना चाहें टाइम ऑफ फ्लाइट का, तो टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए, टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए आपके पास सीधे फॉर्मूला है T इक्वल टू 2u साइन थीटा अपॉन कितना जी। आप फॉर्मूला में वैल्यू पुट कर देंगे 2, u का वैल्यू है कितना 20, साइन थीटा का वैल्यू है कितना 37 डिग्री, और जी का वैल्यू है कितना आपके पास, जी का वैल्यू है कितना 10। अब देखिए कि ये जो हो जाएगा कितना 2 इंटू 20 साइन 37 का वैल्यू कितना, और नीचे कितना 5 से कट गया 2 बार में, 2 दूना 4 दिया 12 बट्टा 10, जो कि आ जाएगा कितना 1.2 सेकेंड। ये एक तरीका हो गया क्या, आपको डायरेक्ट फॉर्मूला का यूज करके। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? दूसरा तरीका टाइम ऑफ फ्लाइट का क्या होगा, इसको जरा सा ध्यान से देखना। और ये तरीका तुमको अभी तो लगेगा कि ये फॉर्मूला से बनाना आसान है, लेकिन जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे तो तुमको लगेगा कि नहीं, हमको फॉर्मूला के साथ नहीं चलना चाहिए, कॉन्सेप्ट के साथ चलना चाहिए। बात समझ में आ रहा है कि नहीं?
तो कॉन्सेप्ट के साथ चलना चाहिए भाई। तो तुमको देखो कि कैसे बनाना है कि तुम्हारे पास एक प्रोजेक्टाइल है और इस प्रोजेक्टाइल में जो है सो ये प्रोजेक्टाइल कुछ इस तरीके से गया है। यहां से एक्स डायरेक्शन में जो आपकी वेलोसिटी है, एक्स डायरेक्शन में आपकी वेलोसिटी कितनी आई है 16 और वाई डायरेक्शन में कितनी 12। एक्स डायरेक्शन में कितनी आई है 16 और वाई डायरेक्शन में कितनी आई है 12। बात समझ में आ रहा है? एक्सीलरेशन इन एक्स डायरेक्शन है कितना 0 और एक्सीलरेशन इन वाई डायरेक्शन है कितना -10। माइनस जी का मतलब क्या? अब देखो कि तुमको ये बात पता है कि यहां मैक्सिमम हाइट पर आने के बाद वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन कितनी हो जाती है, और यहां से यहां तक आने में भी टाइम टी और यहां से यहां तक आने में भी टाइम कितना। तो इस पॉइंट का नाम अगर रख लें ए और इस पॉइंट का नाम रख लें बी, तो हम लोग मोशन को कंसीडर करें किसमें, ये अल्टरनेट मेथड है आपका, अल्टरनेट मेथड है। हम लोग मोशन को किसमें कंसीडर कर रहे हैं, मोशन इन किसमें वाई डायरेक्शन में, कहां से कहां तक, ए से लेकर के कहां तक बी तक। और इक्वेशन ऑफ मोशन क्या लगाएंगे, तो वाई डायरेक्शन में जैसे ही मानेंगे तो देखो यू वाई का वैल्यू है कितना, वी वाई का वैल्यू है कितना, ए वाई का वैल्यू है कितना -10 और टी हमको पता नहीं है। तो हम जो इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे वो क्या लगाएंगे, v माइनस यू इक्वल टू कितना ए टी, वी वाई में तो u भी किस में y में और a भी किस में, वी वाई का वैल्यू है कितना, यू वाई का वैल्यू है कितना इक्वल टू ए वाई का वैल्यू है कितना इंटू कितना। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? आप यहां से देखिएगा ध्यान से, तो -12 इक्वल टू -10 टी आपको मिल जाएगा, और -12 इक्वल टू -10 टी मिलेगा आपको। तो यहां से आप देखिएगा इस तरफ जब लेके आइएगा तो टी इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा -12 बाई कितना -10। और इस तरीके से आप देखेंगे क्या कि जो आपको ये माइनस से माइनस कट जाएगा, ठीक ना, ये -10 आएगा तो टी इक्वल टू कितना मिलेगा 1.2। बात समझ में आ रहा है? बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कोई दिक्कत है क्या? तो कॉन्सेप्ट से जाना जो है सो क्या रहता है कहीं भी ज्यादा आसान। इसमें कुछ गड़बड़ी हुआ है क्या? हाँ, कहां पे गलती हुआ है? यहां पे, इधर, इसके ऊपर। अच्छा, हम भी तो कह रहे हैं कि कुछ तो गड़बड़ लग रहा है। ये 4 बार में कटेगा, 4 दूना 8 24 हो जाएगा ये, है ना। ये हो जाएगा कितना 24, तो ये हो जाएगा कितना 2.4। अब देखो कि स्मॉल टी का वैल्यू कितना आया 1.t। अब मैं आपको क्या बोलूं कि यहां से यहां तक जाने में टी और यहां से यहां तक जाने में भी कितना, तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट जो हो जाएगा वो कितना टी प्लस टी। तो ये कितना 1.2 और प्लस कितना, ये भी वैल्यू कितना आ जाएगा 2.4 सेकेंड। तो दोनों से आंसर क्या आ रहा है सेम। फॉर्मूला से बनाना यहां ज्यादा आसान लग रहा है, लेकिन कॉन्सेप्ट से थोड़ा टफ लग रहा है, लेकिन आगे आपको कॉन्सेप्ट ही काम करने वाला है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो तीसरा भी सॉल्व हो गया। चौथा में देखो क्या पूछ रहा है कि चौथा में इसमें पूछ रहा है कि आपसे कि रेंज बताना है जब थीटा इक्वल टू कितना हो 53। पहले तो हॉरिजॉन्टल रेंज निकालना है। तो चौथा नंबर में अगर आपको हॉरिजॉन्टल रेंज निकालना है, तो चौथा नंबर में आपको हॉरिजॉन्टल रेंज अगर निकालना है तो एक तो हॉरिजॉन्टल रेंज का आप सीधे क्या करें, फॉर्मूला से चलें, r इक्वल टू कितना 2u² साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाई कितना जी। ये कितना हो जाएगा 2 इंटू u² का मतलब 20 इंटू 20 का स्क्वायर, साइन 37 का वैल्यू कितना रखेंगे, कॉस 37 का वैल्यू कितना रखेंगे, और नीचे जी का वैल्यू कितना रखना है 5 से 4 बार में, ये भी 5 से कितना बार में 4 बार में, कितना हो जाएगा 4 चौका 16 दूना 32, 32 तिया 96 और 96 गुने 4 कितना हो जाएगा 4 छक्के 24 का 4 2 4 9 में 36 2 38 384 बट्टा 10, और इसका जो वैल्यू आ जाएगा कितना 38.4 मीटर। ये हो गया रेंज आपका। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? लेकिन रेंज को भी हम लोग तो एक तो फॉर्मूला से निकाल सकते हैं, और दूसरा कहानी ये भी है कि इसी रेंज को जो है तो हम लोग क्या करेंगे कि अल्टरनेट मेथड से भी निकाल सकते हैं, और अल्टरनेट मेथड में हम किसका यूज करेंगे, कॉन्सेप्ट का। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अल्टरनेट मेथड में हम किसका यूज करेंगे, कॉन्सेप्ट का। बात समझ में आ रहा है? तो रेंज निकालने के लिए मोशन को हम लोग किस में कंसीडर करेंगे, एक्स डायरेक्शन में। तो रेंज निकालने के लिए मोशन को किस में कंसीडर करना है, एक्स डायरेक्शन में। और एक्स डायरेक्शन में कहां से कहां तक, ए से लेकर के सीधे कहां तक
सी तक, ए से लेकर के सीधे इस पॉइंट को बी बोले थे, तो इस पॉइंट को हम लोग कितना बोलेंगे, सी। बात समझ में आ रहा है? अब एक्स डायरेक्शन में कंसीडर करोगे तो देखो यू एक्स है कितना 16, ए एक्स है कितना 0। तो ये बात तुमको पता है कि तुम्हारे पास जो यू एक्स है ये है कितना 16, ए एक्स है कितना, टाइम लगा है कितना 2.4 सेकेंड। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? और जो डिस्प्लेसमेंट होगा यही डिस्प्लेसमेंट इन एक्स डायरेक्शन क्या हो जाएगा, रेंज हो जाएगा। तो अगर फॉर्मूला हम लोग लगाएं क्या, S इक्वल टू यू टी प्लस क्या, हाफ ए टी स्क्वायर। तो देखो तो S हमको नहीं पता, R के बराबर में एक्स डायरेक्शन में सारा यूज करेंगे, इक्वल टू यू एक्स कितना है 16 इंटू टाइम कितना लगा है आपको 2.4 प्लस 1/2, ए एक्स का वैल्यू कितना इंटू टी के जगह 2.4 का क्या, देखो ये 0 से मल्टीप्लाई होने के बाद ये पूरा टर्म कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये कितना हो गया 16 चौका 64 का 4, 6 बचा, 16 दूना 32 से 38 पॉइंट क्या, यही क्या हो गया आपका, दोनों से आंसर क्या सेम। तो फॉर्मूला लगाना आसान लगता है लेकिन कॉन्सेप्ट सेफ है। आज समझ में आ रहा है कि नहीं? तीसरा चीज क्या कह रहा है कि रेंज बताइए जब थीटा कितना हो, जब थीटा हो कितना 53 डिग्री। तो देखो अभी पढ़े थे क्या कि अगर थीटा या 90 माइनस थीटा दोनों ही एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पे जो रेंज का वैल्यू होता है वो क्या होता है, सेम होता है। तो अगर भाई अगर हम लोग को निकालना है पांचवा सवाल, और पांचवा सवाल में क्या निकालना है, रेंज एट 53 डिग्री। आज समझ में आ रहा है कि नहीं? तो अगर थीटा इक्वल टू है 37 डिग्री, आज समझ में आ रहा है कि नहीं? तो 90 माइनस थीटा जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 53 डिग्री होगा कि नहीं? दोनों का समय कितने का, तो यहां पर जो रेंज आया है, यहां पर रेंज आया है कितना आपका 38.4, कितना 38.4, जब थीटा इक्वल टू 37 है तब, तो 53 पे भी रेंज कितना आ जाएगा 38 पॉइंट कितना। बात समझ में आया कि नहीं? तो ये पूरा क्लास था जिस पूरे क्लास में मैंने आपको रेंज को समझाने का कोशिश किया। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये पूरी क्लास समझ में आई होगी। अगले दिन हम लोग मैक्सिमम हाइट का बात करेंगे और फिर इस सारे चीज को मिला करके ढेर सारा क्वेश्चन पढ़ेंगे। और इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद अभी देखो कि प्रोजेक्टाइल तुम्हारा जमीन से उठ रहा है और फिर जाकर के जमीन पर गिर रहा है। ऐसा भी तो हो सकता है कि यहां एक हम टावर बनाएं, ये टावर बनाएं, इस टावर पर हम तुमको खड़ा कर दें, ये है तुम स्मार्ट लड़का, तुम्हारे हाथ में एक बॉल दे दें और कह कि इस बॉल को यू वेलोसिटी से या तो सीधे फेंक दो, या तो तुम इस बॉल को क्या करो यू वेलोसिटी से थीटा एंगल पर ऊपर की तरफ फेंक दो, या तो तुम क्या करो इस बॉल को यू वेलोसिटी से नीचे की तरफ ही फेंक दो थीटा एंगल पे। तीन चीज हो सकता है, चौथा कुछ हो सकता है क्या? या तो यहां से सीधे फेंकेंगे, या तो ऊपर फेंकेंगे, या तो ऊपर फेंकेंगे तो ऐसे जाकर के गिरेगा, सीधे फेंक देंगे तो ऐसे सीधे गिरता, और अगर हम नीचे फेंकेंगे तो भी ऐसे गिरेगा। तो ये भी प्रोजेक्टाइल है, प्रोजेक्टाइल फ्रॉम हाइट, इस टावर का हाइट दिया रहेगा कि h है। अब क्या होगा प्रोजेक्टाइल? फिर तीसरा कहानी आपको क्या पढ़ाना है, इस सारे कहानी के बाद जो तीसरा कहानी आपको पढ़ाना है, वो तीसरा कहानी क्या पढ़ाना है, ये देखो कि ये सामने खड़ा पहाड़, ये सामने खड़ा पहाड़, और ये पहाड़ जो यहां से एंगल बना रहा है वो कितना एंगल बना रहा है थीटा। और हम यहां से क्या किए कि किसी प्रोजेक्टाइल को यहां से फेंके यू वेलोसिटी से इस तरीके से कि यहां से जो ये एंगल बना रही है कितना, तो भी ये जाकर के गिरेगा कुछ इस तरह से। दूसरा केस ये हो सकता है कि हम ऊपर से ही फेंके और नीचे जाकर के गिर सकता है, इसको बोलते हैं क्या, प्रोजेक्टाइल ऑन इंक्लाइंड प्लेन। और ये सारे केसेस हमको धीरे धीरे करके पढ़ना है। आज समझ में आया कि नहीं आया? आज के लिए इतना काफी है, मिलेंगे अगले क्लास में।